आप दोनों का यहाँ स्वागत है और इस सेशन में मैं खुद भी आप दोनों से बहुत कुछ सुनने को उत्सुक हूँ। और आप सभी जानते हैं कि वी हैव हियर ट्रेंड सेटर्स ऑफ देयर ओन फील्ड्स। शोभना नारायण जी हमारी कथकाचार्य और बहुत बड़ी कथक नर्तकी हैं और साथ में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और मैं उनको उनकी नई किताब के लिए बधाई देना चाहूँगी जो उनकी बायोग्राफी है, जिसका शीर्षक है आई एम ए फ्लीटिंग मोमेंट इन टाइम। तो बहुत बहुत बधाई शोभना जी इस किताब के लिए। और आप सबको जानकर खुशी होगी, सुलभ जी का भी एक नया उपन्यास आया है, झूठी गली। और आते से ही उसने एक सनसनी मचा दी है और लोग झूठी गली के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं सुलभ जी को भी बधाई देना चाहूँगी। जैसे कि हमारा पिछला सत्र एआई को लेकर था, हम सब जानते हैं हम अजीब से संक्रामक समय के भीतर हैं, जहां हम ग्लोबल गांव में भी रहते हैं और अपनी क्षेत्रीय अस्मिताओं को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं इन दोनों के बीच में आवाजाही करनी है तो हमें कलाओं का सहारा लेना पड़ेगा। कलाएं हमारा वैसा ही आश्रय हैं। शोभना जी हमारे देश का गौरव और कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं और उन्होंने हिंदी अंग्रेजी दोनों में नृत्य और नाट्य कलाओं पर लिखा है। ऋषिकेश सुलभ जी प्रसिद्ध नाटककार, कथाकार और रंगकर्मी हैं और जैसा कि मैंने कहा उनके उपन्यास आते हैं और लोकप्रिय हो जाते हैं। हमारे सत्र का जो विषय है वो उसको मैं थोड़ा सुलझा देती हूँ कि हम कितने भी अर्बन हो जाएं, एक हम अपनी क्षेत्रीयता हमेशा नेपथ्य में लेकर चलते हैं। एक जो हमारी स्थानीयता है वो हमारे जीनोटाइप में हमेशा रहती है। मेरी इस बात से आप दोनों इत्तेफाक रखते होंगे। और हम लोग आजकल जो संक्रामक समय है, जो ट्रांजिशन का समय है, हम उसमें दो ध्रुवों के बीच में रहते हैं। एक है क्षेत्रीयता जो हम सबके लिखने में, जीने में, बोलने में कहीं ना कहीं आती है, और दूसरी है ग्लोबलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। और हम सब जानते हैं कि आजकल साहित्य, किताबें बिना टेक्नोलॉजी के दूर दूर तक नहीं पहुंच सकती। हम सब जानते हैं कि अभी ऑडियो बुक्स, डिजिटल बुक्स का ज़माना है, सेल्फ पब्लिशिंग का ज़माना है। जो भी लिखता है आजकल छप सकता है और बहुत दूर तक पहुंच सकता है। और इंटरनेट, एआई, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समसामयिक मुद्दों पर भी विचार करने का माध्यम बनते जा रहे हैं और हम सबको कहीं ना कहीं एक सूत्र कर रहे हैं। और जैसा कि पिछला सत्र था, लोग डर भी रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं आकर हमारी ज़िंदगी को किसी टर्मोइल में तो नहीं डाल देगी। और लोग सकारात्मक भी हैं कि एआई का असली रूप आना बाकी है जो हम सबकी ज़िंदगियों को संवार देगा। और हम लोग सोचते हैं कि एआई एक खुलजा सिमसिम है या कि ब्रह्म राक्षस। अब मैं अपनी बातचीत शुरू करती हूँ, क्योंकि हम ग्लोबल से क्षेत्रीयता के बीच में ट्रैवल करेंगे और आप दोनों ने दोनों दिशाओं में काम किया है, तो मैं इस विषय पे बात करूँगी। मैं अपने सवाल के साथ बैठती हूँ। शोभना जी, आपने सारा संसार घूमा है और आपने इस देश को भी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भीतर से समझा है और कथक को अपनी तरह से नए आयाम देने की आपने प्रयास किया है। आपने कथक की प्राचीन जड़ों पर शोध किया, गया के पास 8 कथक गांवों की खोज की है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी प्रस्तुतियां भी की हैं, जैसे कि बैले और टैप डांसिंग के साथ आपने फ्लैमेंको डांसिंग के साथ में कथक को जोड़ने की कोशिश की है। और आपने बहुत सारी पुस्तकें, रामायण पे पुस्तक संपादित की है। तो मैं इन दोनों ध्रुवों को समझना चाहूँगी, मगर सबसे पहले मैं आपकी किताब द डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्रा पे जानना चाहूँगी कि आपने ये रिसर्च कैसे की और गाँव में कथक को कैसे खोज निकाला। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के सभी लोगों, टीम को बधाई देना चाहती हूँ और कि आपने इतना भव्य और ब्यूटीफुल लिटरेचर फेस्टिवल, वेरी वेल क्यूरेटेड लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बधाई देना चाहती हूँ एंड ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस। पहले कहाँ से शुरू करूँ? जो आपने गया के आसपास उन 8 गांवों में कथक ढूंढा, जी, क्योंकि हम कथक को बड़ा एलीट चीज़ मानते हैं और आपने
उसे गाँव की जड़ों में से उस कथक को खोज के निकाला? इसके लिए मैं इस धरती को जहाँ हम बैठे हैं, गया पासी में गया है, तो गया को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 2001 या 2002 में मैं बोध गया फेस्टिवल के लिए जब आई थी, तब वहाँ किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा कि आप कथक गांव जाएंगी? तो मैं तो ऐसे हो गई, क्योंकि मैंने कभी उस उम्र तक मैं काफ़ी बुढ़ापे के उम्र में हूँ, तो फिर जब मैं 50-51 साल की उम्र तक तो मैंने कभी कथक गांव का नाम ही नहीं सुना था। बड़े बड़े दिग्गजों से सीखा था, मेरे गुरु रहे, लेकिन तब वहाँ से वो खोज शुरुआत हुई और गए। उस समय 3 गांव मिला, गया के पास 3 गांव मिले, कथक ग्राम, कथक बीघा और दूसरा कथक ग्राम, 2 कथक ग्राम और 1 कथक बीघा। लेकिन दिल्ली फोटोग्राफ्स भी लिया, वहाँ के स्कूल का पता भी दिखाता है कथक बीघा, वहाँ के सब कुछ दिखाता है कथक ग्राम, प्लाक्स है कथक ग्राम, सब कुछ। दिल्ली आए, मेरे कथक की जगत ने तो बिलीव ही नहीं किया, बाकी लोग ने भी बिलीव नहीं किया। फोटोग्राफिक एविडेंस के बावजूद, ये था 2001-2002 की। 2014 में ऐसे बैठी थी और कुछ काम कर रही थी, और मैंने ऐसे सेंसस ऑफ इंडिया देखा और वहाँ ऐसे लिख दिया कथक गांव, 8 कथक गांव निकला है, जिसमें विलेज कोड के साथ, सेंसस कोड के साथ सब कुछ निकल। जब वो निकले तो मैं ऐसे खड़ी बैठी, और फिर वहाँ से शुरुआत हुई कि अगर सरकार के दस्तावेज में, उनके इलेक्शन कमीशन, सेंसस ऑफ इंडिया में विलेज कोड के साथ है 8 गांव मिले, वो उसमें 4 ही सिर्फ बिहार के हैं, बाकी सब यूपी में हैं। वहाँ से जब खोज शुरू हुआ तो आज मुझे 19 गांव मिले हैं। ज़्यादातर वो सेंट्रल यूपी से लेकर के एकदम बिहार के गया तक है, 4 उसमें बिहार के जो, और बाकी सब इस तरफ। तो जब फिर वहाँ से शुरू हुआ कि कथक क्यों है, क्या है, गांव का नाम क्यों पड़ा, एक से एक क्वेश्चंस, और जब वहाँ से गांव का नाम क्यों पड़ा तो पता चला कथक लोग रहते। तो कथक लोग कौन होते हैं, फिर जाहिर सा क्वेश्चन, तो कि जो सिर्फ कथा बाँचते हैं, कि ना ना ना, अरे आप जानते नहीं हैं का, बोले कि वो सब जो कथा जो नृत्य करके कथा बाँचते थे। अच्छा, ये सब हुआ। फिर वहाँ से सोशल सिस्टम्स में आए, कास्ट सिस्टम में आए, कौन से कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये सब करते करते एक पूरा एक दूसरा ही नज़रिया दिखा, और वो एक खोज जो है एकदम एक, जैसे मैं एक दरवाज़ा खोलती थी और कुछ और मिलता था, दूसरा दरवाज़ा खोलती थी कुछ और। तो इस तरह से करते 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 पता चला कि आज भी जो मंदिर जहाँ से हमने नाम लिया है, वो लिविंग मंदिर ट्रेडिशन आज भी है। और वो भी मुझे जाकर के देखने को मिला कि सावन झूला के वक्त सभी कथक लोग, ये जो मंदिर परंपरा के असली कथक, जहाँ से हमने अपना नाम लिया है, रंगमंच कथक अलग है और मंदिर की परंपरा कथक अलग है। तो फिर वो जब लिया है, वो मैंने देखा अयोध्या में सावन झूला के वक्त, कि जब सब आते थे, और फिर उनको फिल्म किया, उनसे बात किया, और आज भी अगर आपको किसी को देखना है, उस पर फिल्म है, सब कुछ रॉ आर्काइव मटेरियल संगीत नाटक अकेडमी के आर्काइव्स में है। तो वहाँ से पता चला कि कथक जो हम जहाँ, और फिर ऑफ कोर्स महाभारत में सिर्फ कथक कम्युनिटी, जो नृत्य के साथ जुड़ी हुई कथक कम्युनिटी का जिक्र है। आदि पर्व में कथकाश्च परे राजन श्रवणश्रवणं कसा दिव्याख्यानानि ये चापी पठन्ति मधुरम द्विजा। फिर हमारे यहाँ बिहार की धरती ने बहुत कुछ दिया। यहाँ मिथिला के कामेश्वर आर्काइव्स में, वहाँ से एक अभिलेख मिला, उसमें है, प्राकृत में है, गंगाए महानदिये तटे
सव्वो कथक भिंगार न तेनम स्तुति तीसी कायम ए ही राया आदि ना हो भावेनम पसई। अब कलकत्ते के को कहा डेटिंग करने के लिए, तो उसने कहा मौर्य पीरियड। फिर टू बी ऑन द सेफ साइड हमने दक्षिण भारत को के एक इनके स्कॉलर को कहा, उन्होंने डेट किया मौर्य पीरियड के जस्ट बाद, लेकिन फर्क था 100-150 साल का फर्क था, लेकिन दोनों ही कह रहे कि बहुत ही पुरानी है ये ईसा पूर्व, या तो वो शुंग पीरियड है या मौर्य पीरियड है या शुंग पीरियड है। तो इस तरह से वो पता चला, और तो वहाँ से तो कथक का है कि कथक भिंगार नृत्य जो श्रृंगार नृत्य, तो इस तरह से करते करते एक पूरा ही अलग माहौल निकला, एक अलग सोच और दायरा निकला, और एक समझ में आया कि कथक वो कथक और हम जो रंगमंची कथक है वो ज़्यादा रिदम ओरिएंटेड है, और जो मंदिर का कथक है वो ज़्यादा भावपूर्ण ओरिएंटेड है। जैसा कि हम अक्सर मानते आए कथक के इतिहास को लेकर कि वाजिद अली शाह साहब की दरबारों से कथक निकला, लेकिन अब देखें, क्या आप लोग जानते थे कि आपके ही आस पड़ोस में कथक गांव थे, और आपके ही आस पड़ोस में मंदिरों का जो ऑथेंटिक कथक था वो कथक गांव रहा, जहाँ पे कथा कहते हुए और शास्त्रीयता के साथ में नृत्य होता है। तो ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी कि आपने गया के आसपास 8 कथक गांव ढूंढे। और मैं उस जर्नलिस्ट को बधाई देना चाहती हूँ। बिल्कुल, और आपने मौर्यकालीन जो भी मंदिरों की बात की, तो उन मूर्तियों में भी, जिसको हम अक्सर भरतनाट्यम या ओडिसी या अन्य डांसेस देखते हैं, तो क्या आपने मूर्तियों में, क्योंकि मुझे याद है कि आपने एक किताब इस पे, एक किताब में एक चैप्टर है कि उन मूर्तियों में भी कभी आपने कथक को देखा? बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। आप पहले तो समझ, आप लोग जब सोचते हैं कि देवी देवता पूरा, तो देवियों को कैसे 9 यार्ड वाली साड़ी, मतलब धोती नुमा वाली साड़ी। अच्छा, कौन से मौर्य पीरियड के कौन से स्कल्पचर्स में है धोती नुमा साड़ी? एक में भी नहीं है। आपके स्कल्पचर्स जो है वो, आप तो पत्थर कुछ और बोल रही है, आप जो है आपकी परिकल्पना कुछ और बोल रही है। पत्थर जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं वो ऐसे खड़ी हैं, वो बेचारी पता नहीं क्या पहनी हुई है, लेकिन लेकिन ऐसे। उसके बाद आता है मौर्य पीरियड का। मौर्य पीरियड में जो भी जितने भी है, इनफैक्ट आप लोग यहाँ पटना के पास हैं, आप पटना म्यूजियम में, मैं हाथ जोड़ करके सबसे कहती हूँ पटना म्यूजियम जाइए। पटना म्यूजियम में छोटे छोटे स्कल्पचर्स है, 13 इंच के, 14 इंच के, वहाँ आपको मिलेंगी एक जो आज हम लोग पहनते, जो इन्होंने पहना है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि आप थोड़ा ज़्यादा घेरदार वाली अनारकली, और वो ऐसे बिल्कुल। जी जी, जैसे कि अगर अब मान लीजिए कि मैं घेरदार वाली अनारकली पहनी और वो जा रही है, ये अब ये जैसे ये मैंने रोका तो ये यहाँ फैला हुआ है, अब आप वही उसको आप फ्रीज कर दीजिए, वो वैसे ही है, और वो 13 इंच में 3 डायमेंशनल है, आपको सोचना भी नहीं है, पीछे भी है आगे भी है, और वो क्या पहनी हुई है, एक टाइट फिटिंग पजामा और अनारकली, पेशवास और जैसे। पेशवा स्टाइल, और वो घेरेदार, वो पिरुएट्स ले रही है, तो उसी तरह से आपको लहंगा मिलेगा। उसी तरह फिर आप गुप्ता पीरियड में आ जाइए, वो जो आप पहनी है एग्जैक्टली यही, और वो नृत्यांगना है। तो कहा नहीं, हर जगह हर पीरियड में हमें कहा गया है कि हमारे पास स्टिच्ड क्लोथ थे जो सिलाई किए हुए होते थे, प्लस हम लहंगा पहने, हमारे यहाँ के बिहार के ही स्कल्पचर्स बता रहे हैं, और गुप्त पीरियड के स्कल्पचर्स बता रहे हैं। जो धोती नुमा है बहुत बाद में आया, 5वीं शताब्दी के बाद आपको दिखने लगता है, और वो फिर उसकी कहानी अलग है। अब क्यों आया, कैसे आया, वो अलग कहानी है, उस पर आज नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ,
ये है कि पत्थर कह रही है कि देवी देवताएं की जो परिकल्पना है हमेशा की, पुराना का मतलब धोती नुमा साड़ी, पत्थर वो धोती नहीं है, वो कुछ और कहानी है। पत्थर क्योंकि हमारी नैतिकता को साथ लिए नहीं चलते, पत्थरों की अपने समय की नैतिकता है और हमने अपने आप को अपने समय की नैतिकताओं में बांधा है। मैं सुलभ जी के पास आऊँगी। सुलभ जी बहुत बड़े रंगकर्मी रहे हैं और उनके बहुत सारे नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हुए, पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर आदिवासी चेतना पे आधारित हैं। अमली नाटक है, बटोही है, धरती आबा है और उनके कुछ नाटकों की बिहारी लोक शैली जैसे कि विदेसिया से प्रभावित है। तो मैं जानना चाहूँगी एक तो इन नाटकों के बारे में और आपके उपन्यास अग्निलीक जिसको हम आंचलिक परंपरा के उपन्यासों में रखते हैं, रेणु के बाद के उपन्यासों में एक उपन्यास शामिल करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लेखक के लिए किसी क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ा होना ज़रूरी है? क्या ये आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है? बहुत पहले हिंदी के बहुत बड़े, हिंदी ही नहीं इस देश के बहुत बड़े रंगकर्मी हुए हैं बाबा कारंत। उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, चुमन्ना डुड्डी जैसी फिल्म बनाई है उन्होंने, और फिर थिएटर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी रहे हैं। और रंग संगीत जो है, थिएटर का जो म्यूजिक है, उसके बारे में भी कहा जाता है कारंत जी अब की विलक्षण प्रतिभा रही है। हम सब ने उनका काम देखा भी है। उनसे मैं बातचीत कर रहा था तो उस बातचीत के सिलसिले में कारंत जी ने कहा कि जो अपनी गली का नहीं हो सकता वो अपने गांव का नहीं होगा या मोहल्ले का नहीं होगा। जो अपने गांव या मोहल्ले का नहीं हो सकता वो अपने जनपद का नहीं हो सकता। जो अपने जनपद का नहीं होगा वो अपने प्रदेश का नहीं हो सकता। जो अपने प्रदेश का नहीं हो सकता वो अपने देश का भी नहीं हो सकता। तो स्थानीयता का ये महत्व कलाओं की दुनिया में है। आप जितना ज्यादा स्थानीय होंगे आप उतना ज्यादा दीर्घजीवी होंगे। आप उस स्थानीयता से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर सकेंगे, संबोधित कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकेंगे। और आपकी जो रचनात्मकता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी का लाभ मनुष्य को इस सबसे ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा असर जीवन पर पड़ेगा, मनुष्यता पर पड़ेगा। तो अभी ये मेरी समस्या और मेरी ही नहीं समस्या, आप जब देखिएगा दुनिया के पूरे साहित्य को देखिएगा, जो जितना ज़्यादा स्थानीय रहा है वो उतना ग्लोबल हुआ है। दुनिया में उसकी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा कहा जाता है कि जिस साहित्य का अनुवाद मुश्किल हो, जिस साहित्य का रूपांतरण मुश्किल हो, आप देखिए कि वो कितना असरदार रहा है या वैसे साहित्य की कितनी गंभीर चर्चा रही है। अब अभी उसी स्थानीयता को मैं शोभना जी की बात से जोड़ना चाहूँगा कि जब हमारी अपनी स्थानीयताएं खत्म होती हैं, हमारी अपनी जो निजताएं हैं, हमारे हर क्षेत्र की अपनी निजता है, हर समाज की, हर समुदाय की अपनी निजता है। वे निजताएं ही एक दिन ऐसा रूप धारण करती है, इतना विशाल और व्यापक बनती हैं कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। और जब वो निजताएं नष्ट होती हैं, जब खत्म होती हैं, तो कैसे चीजें बदल जाती हैं, कैसे हमारा जीवन बदल जाता है। हम जिस माटी पे होते हैं वो माटी ऊसर हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। जिस कथक की ये बात कर रही हैं, आप देखिए कि कैसे एक परंपरा रही होगी गांव के लोग, और नृत्य और मंदिर या जो भी हमारा समुदाय और समाज रहा होगा, कैसे नृत्य उसमें रहा होगा, नृत्य ने क्या क्या दिया होगा, स्त्रियों को कितनी आज़ादी दी होगी। ठीक उसके उलट आज इस समाज में स्त्रियों की आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वो भी लड़ाई अब शुरू हुई है कुछ वर्षों से। तो लेकिन इस नृत्य करती हुई स्त्री की स्वतंत्रता की आप कल्पना कीजिए। अगर आप
अब शोभना जी को देखा हो, सोनल मान सिंह को देख, किसी भी नृत्यांगना को ले लीजिए, एकदम युवा से युवा अभी की नृत्यांगना को देखिए, कैसे उसकी पूरी की पूरी देह, उसकी लयात्मकता, उसका पूरा का पूरा जो उसके शरीर का विन्यास है, वो कैसे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे नया जीवन रचता है। तो स्थानीयता जब नष्ट हुई तो हम कितने क्रूर और हिंसक बन गए कि स्त्री को क्या से क्या बना दिया हमने, उसको कैद करके कहां रख दिया। एक छोटी सी घटना याद आ रही है आपको, दक्षिण में शायद शोभना जी को मालूम है, जो वैष्णव मठ थे, उन वैष्णव मठों में स्त्रियां नृत्य करती थी। तो मठ के जो पुजारी थे उनको लगा कि ये किसी बात पर स्त्रियों से उनका हो गया, उनका झंझट हो गया आपस में। तो उन्होंने क्या किया कि स्त्रियों को कहा कि हाँ, वो स्त्रियां बाहर गईं नृत्य करने के लिए और कुछ धन अर्जित किया उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि तुम जो बाहर गई हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, उनको मंदिर में नहीं प्रदर्शन करने दिया जाए, और मंदिर में नहीं प्रदर्शन करने दिया गया। फिर वो पुरुष को लेकर आए। बिहार में पुरुष का नृत्य होता है, और हाँ, और जो विदेशिया का एक बड़ा अंग रहा है, मैं वहां तक पहुंचूंगा, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा समय, बल्कि हम चाह रहे थे कि आप तो उन वैष्णव मठों में से निकाल दिया गया स्त्रियों को, वो लड़कों को ले आए, और एक नृत्य की जो परंपरा थी वहां भगवत मेलू उसको कहते थे वैष्णव मठों की। फिर जब काम नहीं चला, बच्चों से काम नहीं, छोटे छोटे, आप देखिए उड़ीसा के में भी गोटी पुआ बालक होते हैं। यह घटना भी लगभग मंदिरों में उसी समय घटी थी या उसके कुछ बाद घटी थी उड़ीसा के मंदिरों में। वहां भी गोटी पुआ छोटी उम्र के बच्चों को ला करके नृत्य सिखाया गया। तो जब काम नहीं चला तो फिर उन औरतों की वापसी हुई उन मंदिरों में। तो बिहार में आज आप देखिए कि जिस भिखारी ठाकुर की हम चर्चा करते हैं, जिस विदेशिया की इन्होंने चर्चा की, वो हमारा सबसे आधुनिकतम लोक नाट्य रूप है। लोक नृत्य और लोक नाट्य का आधुनिकतम रूप है। उसके मतलब बिल्कुल हमारा हाल का अतीत जिसको आप कहते हैं वो है। क्या कारण था कि जब हमारे घरों से, हमारे समाज से नृत्य और संगीत जब बहिष्कृत हुआ, बहिष्कृत किया हमने उसको हटाया, तो किसने बचाया? कि लोक में जो बचा हुआ था, जो गीत बचे हुए थे, जिसकी चर्चा यहाँ 2 सत्र पहले हम लोग कर रहे थे, किशोर थे उस सत्र में, कि कैसे हमारी बोली और बानी में, हमारी भाषा में कैसे गीत रचे बसे हैं, कैसे उन्होंने हमारे जीवन को पालित पोषा है। माँ के दूध के साथ कैसे हम गीत अपने भीतर लेते हैं, अपने निर्माण में, हमारी निर्मिति में गीतों की और नृत्य की क्या भूमिका है। तो लोक में थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ था उसने हमारे जीवन को किसी तरह बचाए रखा, किसी तरह हम बचे रहे। और फिर उसी में आप देखिए कि जिस कीर्तनिया की चर्चा, जो उमापति उपाध्याय, और ये क्या हुआ कि हमारे यहाँ तो सब कुछ नष्ट हो गया था। संस्कृत मंच, रंगमंच नष्ट हो गया था, कहीं कुछ था नहीं। तो संस्कृत में, उस भाषा में, संस्कृत में भाषाएं मिलाई गई, मैथिली मिलाई गई। कर्नाट वंश और ओइनवार वंश का शासन हुआ मिथिला में, और उस समय के जो वैवाहिक संबंध थे वो सिर्फ विवाह के संबंध नहीं होते थे, वो राजनीतिक संबंध होते थे। उस राजनीतिक संबंध का असर हुआ कि दक्षिण में जो मलयालम में या संस्कृत में जो मलयालम मिलाया जाता था, संस्कृत में जो दूसरी दक्षिण की भाषाएं प्रक्षेपित की गई, और उस प्रक्षेपण से जो नृत्य और संगीत और नाट्य की जो कला पनपी, वो 12वीं शताब्दी में वहां शुरू होता है, और वो 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में मिथिला में आता है। तो हम लोग तो अपना सब कुछ नष्ट कर चुके थे तब तक। जिन कथक गांवों को आप खोज रही थी, पता नहीं वे कथक गांव होंगे भी उस समय कि नहीं होंगे, या होंगे भी तो किस दुर्गति में होंगे। हमारे समाज ने उन नाचने वालों का, उन गाने वालों का क्या किया होगा
हम आज कह नहीं सकते हैं, इतनी बुरी स्थिति उनकी रही होगी या होते गई होगी धीरे धीरे। तो इस तरह से पूरी तरह परंपराएं एक संचरण करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, और लोग जो है जिस क्षेत्रीयता की हम बात कर रहे हैं, मैं उसको बार बार लोक कर रहा हूं, लेकिन इस लोक का अर्थ फोक नहीं है, इस लोक का अर्थ भारतीय लोक की अवधारणा है जो बहुत व्यापक है, जिसमें बहुत कुछ समाहित है। सुलभ जी, हम आपकी यात्रा को जानना चाहेंगे जो आपने नाटकों से अग्निलीक तक की है, और जिसमें वो जो लोक आया है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि जो विराट लोक है, तो आपके नाटकों की यात्रा जी और वहाँ से अग्निलीक उपन्यास लिखने की शुरुआत तक थोड़ा सा संक्षेप में जी आप जी बताएं। जी। मनीषा जी, आप जानती हैं कि मैं पहले कहानियां ही लिखता था, लेकिन नाटक चूंकि एक दौर था कि बिहार का ग्रामीण रंगमंच बहुत ही संपन्न था। यहाँ के लगभग हर बड़े गांव में रंगमंच था। उस गांव में अपना पर्दा होता था, नाटक के सामान होते थे। अब तो सब कुछ नष्ट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उस समय हुआ करता था। तो मैं ग्रामीण रंगमंच पर ही 13-14 साल की उम्र में जब शहर आया, मैं उसके पहले मैं ग्रामीण रंगमंच पर काम कर चुका था। तो कहानियां लिखने के साथ साथ नाटक लिखने की एक इच्छा भीतर थी, वो बलवती थी। जब पटना में आया और आधुनिक रंगमंच से जब जुड़ा, फिर मैंने नाटक लिखना शुरू किया। लेकिन मैंने वे नाटक नहीं लिखे जो नेचुरलिस्टिक थे, पश्चिम की तरह, या यथार्थवादी शैली में लिखे गए थे। क्योंकि भारतीय परंपरा, आप जब नाट्यशास्त्र देखिएगा तो नाट्यशास्त्र की विद्वान बैठी हैं यहाँ बगल में, तो वहाँ नाट्य धर्मिता हमारी बहुत प्रमुख रही है, जिसमें यथार्थ जो है, यथार्थ को हूबहू यथार्थ की तरह नहीं किया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो मैंने यहाँ जो हमारी जो परंपराशील नाट्य परंपरा थी, जो संस्कृत रंगमंच के खत्म होने के बाद जो जीवित बची हुई थी, चाहे वो बिहार में, तो बिहार में वो भिखारी ठाकुर का नाटक था विदेशिया, वो मूलतः नाटक था, लेकिन उनका काम इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने उनके हर काम को विदेशिया कहना शुरू किया। फिर जगदीश चंद्र माथुर ने उसको लिखा कि ये शैली है, एक तरह से बन गई है। तो खैर, उसकी जो युक्तियां थी, उनके जो नृत्य और नाट्य की जो युक्तियां थी, जो एलिमेंट्स थे, उसको मैंने लिया अपने नाटकों के लिए आधुनिक। क्योंकि हम हूबहू उस नाटक को नहीं कर सकते। परंपरा बहुत अच्छी चीज है, बड़ा मोहक शब्द है, लेकिन बहुत खतरनाक है। परंपरा में बहुत कुछ मृत सड़ा गला भी चला आता है। आपको परंपरा को स्वीकारने से पहले उसको छांट कर अलग करना होता है, परंपरा का पुनराविष्कार करना होता है अपने लिए, तब आप उस परंपरा को अपनाइएगा तो आपके जीवन के वो काम आएगा। तो उसी तरह जो भिखारी ठाकुर की जो शैली थी, उससे जो युक्तियां हमारे आधुनिक रंगमंच के लिए उपयोगी हो सकती थी, उसको लेकर मैंने नाटक लिखा। अब रहा अग्निलीक, तो अग्निलीक मेरे अब तक के जीवन का संचित धन है, जीवनानुभवों का। वो गांव में मेरा बचपन गुजरना, फिर गांव के बचपन के बाद लगातार गांव से जुड़े रहना ग्रामीण जीवन से, उसके सुख दुख। ग्राम में जीवन नहीं रहा। गांव उतना ही हिंसक है जितना दूसरी जगह है। राजनीति उतनी ही वहां कटुतापूर्ण और हिंसा से भरी हुई है। जीवन के दूसरे मूल्य जो हैं गांव में, आज भी शहर की अपेक्षा जो अच्छे मूल्य हैं, जो मर्म को छू सकते हैं, वे गांव में जीवित हैं। लेकिन साथ साथ ये अजीब स्थिति है कि उसके साथ साथ उसके समानांतर यह भी है। तो जीवन के जो सारे दाव पेच, कुटिलताएं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, वो सब गांव में है। गांव को हम ग्राम जीवन जो कहते हैं वो है नहीं, वैसा है नहीं। और आज तो और बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि इतनी सारी चीजें आ गई हैं जीवन में कि जिनको पाने की ललक बढ़ गई है गांव। तो अग्निलीक आते आते हुआ क्या कि मैं उपन्यास लिख नहीं पा रहा था। कई बार मैंने शुरू किया लेकिन लिख नहीं पाया। अंततः जब मैंने शुरू किया तो 4-4.5 साल लगे लगभग, या आप उसको 5 साल मान सकती हैं। और वो पूरा जीवनानुभव मेरा बचपन से लेकर के अब तक के गांव का जीवनानुभव उसमें आता है। और वह एक आधुनिक समय की कथा कहता है, लेकिन बार बार स्मृतियों में लौटता है 1857 से लेकर आज तक। जी जी, शुक्रिया। शोभना जी, कथक का जैसे कि हम आप
जिक्र कर रही थी कि पहले कथक मंदिरों में होता था और अक्सर इसका रूप एकल स्वरूप होता था, और बहुत सारे बल्कि आपके गुरुजी श्री बिरजू महाराज जी, उन्होंने इसको एक सामूहिकता का नृत्य बनाया, बल्कि और भी पहले शायद बना होगा। तो जैसे कि नृत्य नाटिका और बैले कैसे कथक में आया, और आपने इसका ये जो ग्लोबल वैश्विक प्रभाव जो लिया, तो क्या ये पहले किन्हीं परंपराओं में कभी कथक में कोई सामूहिकता रही, या ये पूरी तरह पाश्चात्य उससे आई? और मैं ये भी सवाल ऐड कर दूं ताकि आप उसको लंबा उत्तर दे सकें, कि जो पश्चिमी बैले और फ्लैमेंको और टैप डांस के साथ कोलैबोरेट करने में आपके अनुभव कैसे रहे? सबसे पहले हमारे यहाँ ये तो कि जितने भी हमारे डांस फॉर्म्स हुए हैं, और पर्टिकुलरली जो नाट्य धर्मी हुए हैं, वो ज़्यादातर शुरुआत, अगर आप वैसे नाट्य शास्त्र पढ़ें तो वो उसमें सामूहिक का है, और उसमें एकल नृत्य जो है वो छोटा भाग है उसका। लेकिन जहाँ हम कथक का, मंदिरों की कथक कर रहे हैं, वो एकल ही था, और वो आज भी एकल है, और जो रंगमंचे भी होता था वो एकल ही होता था। अगर मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊंगी, पिछले 300 साल में 20वीं शताब्दी में बिरजू महाराज जी या उनके पूर्वज के कारण नहीं हुआ है ये। सबसे पहले शुरू हुआ, तो अगर आप देखें तो रासलीला, वृंदावन की रासलीला जो हुई, वो वहाँ से आपको एक सामूहिक बैले रूप मिला, क्योंकि और ये आप हमारे श्री वत्स गोस्वामी जी बोलते हैं कि उनका, जैसे उनकी कथन है कि और वो जो लिखा भी हुआ है वो मिलता भी है, मानस उल्लास में मिल रहा है कि जो पहला हुआ वेदों से, उन लोगों ने तो स्क्रिप्ट दिया, लिटरेचर दिया, साहित्य दिया। तानसेन के यहाँ से आया संगीत, ध्रुपद संगीत, पूरी ध्रुपद संगीत आई, और कोरियोग्राफी किसने किया? कथक ने किया, और कथक का नाम भी है वल्लभ कथक। ये वल्लभाचार्य से अलग है, वल्लभाचार्य बिल्कुल अलग है, और ये वल्लभ कथक है। तो वल्लभ कथक ने उसकी कोरियोग्राफी की। तो सबसे पहले आपकी जो ग्रुप बैले एक सिस्टम आता है, वो आपको वृंदावन की रासलीला में मिलता है। फिर उसके बाद उसी रासलीला से इन्फ्लुएंस होकर के वाजिद अली शाह ने रहस किया, रासलीला को रहस बोला, और उसमें फिर वो बैले का हुआ। फिर तब तो 20th सेंचुरी है, तब तो आप देखते हैं कि अब वो सब एस्पेक्ट है जो हम नृत्य नाटिका कहते हैं, और अंग्रेजियत में बैले कहते हैं। लेकिन अंग्रेजियत के बैले में वो नहीं, शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ म्यूज़िक पे होता है, और अगर जहाँ शब्द आ जाते तो ओपेरा हो जाता है। और हमारी हिंदुस्तानी पद्धति में, हमारी भारतीय पद्धति में हम उसको नृत्य नाटिका बोलते हैं। बस ये फ़र्क है, शब्दों का फ़र्क है। अब आप पूछ रही हैं कि कोलैबोरेशन, हाँ, आप वहाँ हैं, हम सबके तो वही एक नाक है, आप हैं, एक नाक है, दो आँख हैं, सब कुछ वही है, लेकिन हम अलग दिखते हैं। अगर हम बोलेंगे कि प्रणाम, आप कैसे हैं, आपका बोलने का ढंग अलग होगा, इनके बोलने का ढंग अलग होगा, मेरे बोलने का ढंग अलग होगा, आपके बोलने का ढंग अलग, सबका, लेकिन चीज़ वही है। और वही हमने पाया जब हमने कोलैबोरेशन की वेस्टर्न क्लासिकल बैलरीना के साथ, फ्लेमेंको के साथ, और टैप डांसर के साथ। चीज़ वही है, अगर मूवमेंट भी वही है। हाँ जी, मैं अब डेमोन्स्ट्रेट करके, क्योंकि वो नहीं तो आप समझेंगे। जैसे आप लोग अगर जैसे हमारे स्कल्पचर्स में देखते हैं, ये ठीक है, मैं कथक पे करती हूँ, ये बैले वाले करते हैं, ये
कि जैसे वो एंटी ग्रेविटी हमारे स्पैनिश फ्लामेंको करते हैं, फर्क क्या हुआ? वही आकार है, सिर्फ आपके एटीट्यूड में फर्क है, किस तरह से आप पेश आते हैं वो। अब हम आप देखिए ये मूवमेंट, आप इसको शालू भंजी का कह दीजिए, अगर वैसे अगर जिसको ऐसे कीजिए तो मूवमेंट है कथक का। बैले का मूवमेंट है ये, वो उड़ के जाना चाहते हैं स्पैनिश फ्लामेंको, और हम कथक में ये करते हैं। तो मूवमेंट वही है। अब ये मूवमेंट अब सभी लोग कर रहे हैं, कथक पे हम ऐसे कर रहे हैं, बैले वाले करके जा रहे हैं और स्पैनिश फ्लामेंको करके ऐसे जाए, तो एक डेफिनेटनेस होता है। अब पैर का काम, कथक में हम लोग पूरा करते हैं। अच्छा, टैप डांसर और स्पैनिश फ्लामेंको में उन लोग अपना जूते पहन के, अगर मेरे पास वैसे वाले जूते, अगर मेरे पास हील वाले उस वाले जूते होते तो मैं नीचे करके दिखाती कि स्विम करेंगे तो वो फिर आप सुनेंगे कि वो फर्क चीज वही है, लेकिन साउंड अलग है। और टैप डांसेस में एक फ्लैट प्लेट्स होते हैं और उसमें तो हम जहाँ के भी इंसान हम पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उन लोग जूते के सहारे कर रहे हैं और कोई किसी और के सहारे कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो अब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, क्यों हम बाहरों को डांस फॉर्म्स को देख रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान में कृष्ण को देख लीजिए, कृष्ण को आप किस तरह से दिखाएंगे? बांसुरी के साथ, बांसुरी। तो मैंने कथक में बांसुरी करके ये दिखाया, मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ। भरतनाट्यम वाले लोग ऐसे दिखाएंगे, वही बांसुरी, उन्होंने ये दिया, मैंने ये दिया। हमारे ओडिसी वाले लोग, कथकली वाले लोग, तो चीज जहां जिस तरह से आपने अपने हमारे हिंदुस्तान के परिवेश में जिस तरह से हमने वेस्ट डाउनवर्ड अपने पैरों का इस्तेमाल किया, बॉडी का इस्तेमाल किया, उससे आपकी पूरी जो है फ्लेवर बदल जाती है, डांस फॉर्म बदल जाता है, रिदम बदल जाती है, टेम्पो बदल जाता है। जहां वेस्टर्न अगर बाहर ग्लोबल आप देखें, चीज वही है, वही चीज अप्लाई करती है कि एक ही एंटी ग्रेविटी है, हम लोग ग्रेविटी बाउंड है, फ्लामेंको और भी ग्रेविटी बाउंड है, पैशनेट। जहां फर्क नहीं होता है वहां आपकी एआई काम नहीं करता। बिल्कुल जी। वो है इमोशंस, से जहां भी आप चले जाइए दुनिया में, आपको पता चल जाए, भाषा नहीं समझेंगे, आप कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन आप आंखों के इमोशन, बॉडी के इमोशन, हर चीज के इमोशन पे, चलने का इमोशन आप समझ जाएंगे। कोई ऐसे आ रहा है, आपको लड़ने आ रहे हैं, और कोई अगर ऐसे आकर के उसको समझ में नहीं आ रहा कि आप हैं कौन, तो वो इमोशंस जो है वो कभी बदलेगा नहीं। आप किसी भी कोने में चले जाए, वो वही के वही रहता है। और कोई दुखी है तो वो भी पता चल जाएगा, आप हंस रहे, तो इमोशन है और उसमें एआई कोई काम नहीं करता है। एआई जो है वो आपकी बॉडी कह देगी कि वो बॉडी झुकेगी, लेकिन इस तरह से झुकेगी जी। क्या इमोशन है,
बॉडी झुकना तो मैंने कुछ याद डाल दिया है तो मैं भी तो भूल चुकी, लेकिन वो उस पर है। हम लोग जब भाषा पे ही कर रहे और इमोशंस पर आ गए और आपने कहा कि परिवार अपने ही यहाँ के, तो बहुत दिन पहले मैंने कुछ लिखा था जिस पर मैं डांस भी करती हूँ कि बिहार का ही हूँ क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो सखी सखी कैसन बंधन जीवन, सखी कैसन बंधन जीवन वाले जे ओढ़नी शिशु के पोछल रहे बनरन आज दिन जलवा ढकले हंगर गोर जैसे चंद्र ग्रहण वाह, शुक्रिया शोभना जी। अब मैं नई पीढ़ी पे बात करना चाहूँगी। हम अक्सर जेन ज़ी की बात तो करते रहते हैं। दरअसल हम जेन ज़ी तक कितना पहुँचते हैं, ख़ास तौर पे साहित्य की बात करूँ, डांस की भी, क्लासिकल डांसेस की बात करूँ, तो जेन ज़ी तक पहुँचना कितना मुश्किल है और कितना आसान है, और हम इसके लिए क्या प्रयास करते हैं, और जो हमारे बीच में बहुत सारी आइस है उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। ये जो पीढ़ी है और जिसने अपनी ही प्रेम और दोस्ती की परिभाषाएं रच ली हैं, ये प्रेम को सिचुएशनशिप कहते हैं, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट होते हैं, ये शॉर्ट टाइम अफेयर्स करते हैं, ये घोस्टिंग करते हैं, ये जाने क्या क्या करते हैं। जबकि हमारे समय में ये होता था कि साथ कॉफ़ी पी लेने से लोग बातें बनाने लगते थे खास तौर पे साहित्य में तो मैं तो क्योंकि फौज से आई थी तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था, किसी के साथ कॉफ़ी पी ली तो थोड़े दिन बाद आपको सुगबुगाहट सुनाई देने लगती थी, तो इश्क विश्क मान लिया जाता था। तो क्या पुराने लेखन और पुराने जो मूल्य हैं कितने रेलेवेंट हैं सुलभ जी इस नई पीढ़ी के लिए? और मुझे क्या लगता है कि कुछ ऐसे मूल्य हैं जो नई पीढ़ी हो, पुरानी पीढ़ी हो, जेन ज़ी हो, या बल्कि अल्फ़ा जो मेरा नाती है अब अल्फ़ा पीढ़ी का, वहाँ तक भी वही काम करते हैं। जैसे कि शोभना जी ने कहा कि इमोशंस तो वही रहते हैं, जैसे पानी के अणु हैं, H2O है, तो प्रेम है, उसके भी अणु हैं, वही रहेंगे। तो सुलभ जी मैं जानना चाहती थी कि ये जेन ज़ी के बीच और हमारे बीच जो एक गैप है, ये इनको जो कहानी पढ़ने से एक इन तक पहुँचे हमारी कहानियाँ, उसके लिए हम क्या करें? देखिए मनीषा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, लेकिन है क्या कि हमको लगता है कि जो हमारा समय था वो बहुत संश्लिष्ट था, बहुत जटिल था। हमने बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारे दुख झेले, इतनी मिट्टी निकाली, इतना आसमान तोड़ा। ऐसा नहीं है, हर समय संश्लिष्ट होता है, हर समय की अपनी जटिलता होती है। अभी जो नई पीढ़ी है उसकी अपनी जटिलताएं हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं। मूल्य लेकिन इतना आसान नहीं हो। जो जीवन के मूल्य जिनको आप कहती हैं, तो मूल्य जो है भाव और मूल्य, चेतना और मूल्य, आप उसको इस तरह से अगर आप देखें तो मूल्य तो बदलने वाली चीज है। मूल्य आज किसी कोई आप उसको एकदम हूबहू शब्दार्थ में लीजिए, इसकी कीमत अगर इसका मूल्य अगर 1 रुपया है तो कल 10 रुपया हो सकता है, लेकिन उसमें रखे हुए पानी का जो भाव है वो नहीं बदलने वाला, वो ज्यों का त्यों है। वही है चेतना, मनुष्य की चेतना, तो या मनुष्य का मर्म जिसको आप कहते हैं। तो लेखक अगर मर्म को छूने वाली बात करता है, साहित्य अगर मर्म को छूने वाली बात करता है, तो नई पीढ़ी के मर्म को भी आप छू सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि समय पूरी तरह बदल गया है, भाषा भी बहुत हद तक बदली हुई है। भाषा में भी आप देखिए कि, लेकिन क्या कारण है कि सबके बावजूद आज आपको रविंद्रनाथ प्रिय लगते हैं? एक नए से नए लड़के को आप दीजिए, क्यों लोग सूफी संगीत सुनने लगे? अचानक पिछले 10-15 सालों में ऐसी बाढ़ आई कि रूमी, बाबा फरीद शाह, बुल्ले शाह सब सुने जा रहे हैं। क्या कारण है कि मीर आज नए ढंग से पसंद किए जा रहे हैं? क्या कारण है कि जॉन एलिया ने जो डिक्शन बदला? क्या कारण है कि नई पीढ़ी अपने प्रेम SMS में उनके शेर भेज रही है?
क्या कारण है? तो साहित्य में यह बल होता है, यह ताकत होती है कि वह मर्म को छू सके, चेतना के स्तर पर मनुष्य को प्रभावित करे। तो यह प्रभावित करना जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। मृच्छकटिकम नाटक का एक संवाद है। बसंत सेना चारुदत्त से कहती है कि बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। आज भी यह पंक्ति उतनी ही सही है कि 10-10 साल तक लिव इन रिलेशन में रहने के बावजूद विश्वास नहीं हो रहा है तो लोग अलग हो जा रहे हैं। तो जो मर्म है, साहित्य अगर मर्म को छूता है, नई पीढ़ी के मर्म को छूता है, तो नई पीढ़ी साहित्य पढ़ रही है। आप देखिए पुस्तक मेलाओं में इधर उधर नई पीढ़ी भीड़ लगाए हुए किताब खरीद रही है। कौन कहता है कि किताबें नहीं बिकती? कौन कहता है कि किताबें नहीं पढ़ी जाती? तो हम इस समय की जो संश्लिष्टता है उसको प्रकट करने के लिए अगर हम मनुष्य के जीवन के मर्म को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो जी शुक्रिया सुलभ जी। शोभना जी, अभी अभी आपके डांसिंग कैरियर के 50 सालों का एक बड़ा महोत्सव मनाया गया। हाँ जी, द रिदम ऑफ ग्रेस, जिसमें आपने अपनी छात्राओं के साथ प्रस्तुति दी थी। और तो मैं ये जानना स्टेज पे चाहूँगी 71 इयर्स। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि तब की शिष्याएं, आपकी बहुत सारी शिष्याएं रहीं, बड़ी प्रसिद्ध भी हैं उनमें से, तो तब की शिष्याएं और आज एआई जेन ज़ी की शिष्याओं में आप क्या फ़र्क पाती हैं? मैं ये कथक में जानना चाहूँगी, क्या कथक में भी एआई कोई काम की चीज़ है या? देखिए, जहाँ तक डांस का सवाल है, रियाज रियाज ही होता है। जी एकदम। आपको वो करना है, वो पसीना पसीना ही बहाना पड़ता है, उसमें कोई एआई काम का नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया में आप अपने आप को वो अलग है, वो हाँ पोर्ट्रेट। लेकिन जो शिष्याओं की बात का आपने कही, शिष्याएं वैसे ही उस ज़माने में भी इतना, मैं कहूँगी कि जब आप ट्रायंगल देखेंगे, एक पिरामिड सा यहाँ शुरू होता है, उस समय जब हम लोग भी सीखते थे इतने थे हम लोग, रह करके इतने ही तो ऊपर आए, रह गए। आज भी इतने आते हैं, रह जाएंगे इतने। नहीं, वो उनके संस्कारों और में नहीं, लेकिन मैं उस सेकंड पर, पहले तो नंबर्स पर आ रही हूँ, सेकंड पे आ रही हूँ कि पहले भी बहुत लोग आवाजाही आए और गए, आज भी आए और जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट वाले वही साधना, वही डेडिकेशन, आप जो भी नाम बता दीजिए, वो आज भी है। वो चुनिंदे हैं, पहले भी चुनिंदे थे, आज भी उतने ही हैं, लेकिन हैं। ये नहीं है, मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ कि जो एक चला हुआ है कि आज की जेन ज़ी जो है वो ये है वो। यस, बाहर आप उनसे मिलेंगे, दे लुक लाइक एनी जेन ज़ी पर्सन। ओह वाओ, I mean, you couldn't even say anything else because they are Gen Z. But वहाँ करके यहाँ जैसे कमरे में आते हैं और घुंघरू पहनते हैं, वो वही की वही, वो तैयारी, वो लगन, वो डेडिकेशन, वो साधना, वो समर्पण नृत्य के प्रति, वो आज भी दिखता है। बहुत आते हैं जाते हैं, लेकिन वो छोटा सा, मैं हमेशा कहती हूँ और मैं इन बच्चों से भी कहती हूँ, मैं जो भी, अभी तो बहुत छोटे वाले बच्चे तो नहीं हैं, बड़े बड़े ही हैं, कि आपको अपनी पर्सनालिटी जो बनानी है, इधर उधर बहुत सब कुछ है जो हम लोग संवेदनशीलता की बात करते हैं, संवेदनशील रहिए। हम लोग हमेशा इस उम्र में भी वी हैव टू, हमें अपने आप को भी दस्तक देना चाहिए कि संवेदनशीलता को कभी ना छोड़ें, और साथ ही साथ कि वो एक अपने भीतर वो सच्चाई, सबसे पहला आईना अपने आप देखना है, अपने आप भीतर के आईना, और उस भीतर के आईने के लिए बहुत सच्चाई चाहिए, क्रूरता के साथ सेल्फ सच्चाई चाहिए। जी बहुत शुक्रिया शोभना जी। अब हमारे पास समय बहुत कम है, मैं 2 छोटे छोटे सवाल पूछूंगी। आजकल आप क्या पढ़ रही हैं? आजकल मेरा एक किताब ख़त्म हो रहा है और जो पब्लिशर मेरे सर पे
रोज़ कि कब दे रही हैं, कब दे रही हैं, वो है नाट्य शास्त्र के करणों के ऊपर कथक के ज़रिए, और वो भी मैंने पीरियड वाइज स्कल्पचर्स लिया है, तो उस पर काम चल और रहा आपकी है। कोई प्रिय हिंदी की किताब जिसको आपने पढ़ा हो और आपको बहुत प्रिय लगी हो, कोई हिंदी का उपन्यास, कोई कविता, बहुत सारे हैं, बहुत एक सारे हैं। खास गद्य में जानना चाहूंगी, क्योंकि पोइट्री और कथक का तो चोली दामन का साथ है, गद्य में मैं जानना चाहूंगी, फिक्शन कोई आपने। एक तो जब मैं मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, मैं तो झरझर आंसू, यशोधरा पढ़ रही थी, जी, तो सखी वो झरझर मुझसे कहकर जाते सखी वो हैं। मुझसे कह कर जाते सिद्ध हेतु स्वामी। मैं वो कंडेंस्ड वर्जन बोल रही हूँ जो मैं डांस करती हूँ। जी जी। सखी वे मुझसे कह कर जाते सिद्ध हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही एक ये है। और एक मेरा सफ़र, जी अली सरदार जाफरी का नज़्म है, जो मुझे लगता है कि मेरे दिल में बैठ गया है। मैंने उनको डिनर देना ही भूल गई थी, और वो मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए जाते जाते। और हम सब, फिर एक दिन ऐसा आएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुम्हलाएंगे, और बरगे ज़बां से नुत्को सदा की हर तितली उड़ जाएगी। इस काले समुंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई सारी शक्लें खो जाएंगी। खो की गर्दिश, दिल की धड़कन, सब रागनियां सो जाएंगी। हर चीज भुला दी जाएगी यादों के हंसी बुतखाने में, हर चीज उठा दी जाएगी। फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में। सब में है ना कि हम लोग अमर रहे। फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा। बच्चों की दहन से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़बां से गाऊँगा। जब बीज हंसेंगी धरती में और कोपले अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आँखें फिर खोलूँगा। सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम की कतरें तोलूँगा। आगे तो लास्ट का मैं जाती हूँ, कट शॉर्ट। मैं एक गुरेज़ा लम्हा हूँ, मैं एक गुरेज़ा लम्हा हूँ, अय्याम के अफ़सू खाने में। मैं एक तड़पता कतरा हूँ, मसरूफ़ सफ़र जो रहता है माजी के सुराही के दिल से मुस्तक़बिल के पैमाने में। मैं सोता हूँ और जागता हूँ, और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। शुक्रिया। सुलभ जी, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? और जूठी गली पे मैं बस 2 पंक्तियों में जानना चाहूँगी उसमें है क्या? क्योंकि सब बहुत उत्सुक हैं। ये एक गली की कहानी है जो अजीमुशान के समय, जब पटना अजीमाबाद बना, उस समय ये गली बसती है, और उस समय से आज तक ये जिंदा है, धड़कती है। इसके लोग भी पात्र हैं, गली भी पात्र है। गली में सब कुछ है, सुख दुख ईर्ष्या, सब कुछ है। कुछ भी ऐसा जो जीवन में होता हो उसमें ना हो। मध्यवर्गीय सारे प्रपंच हैं, सारे झगड़े हैं, तो वही है। और जहाँ तक मेरे पढ़ने की बात है, तो मैं पिछले दिनों इस सप्ताह से बड़ी विचित्र चीज़ पढ़ रहा हूँ। अभी बड़ी इच्छा थी पहले से पढ़ने की, लेकिन साहित्य अकादमी ने प्रकाशित की है लालन फ़कीर की किताब का अनुवाद, तो मैं अभी लालन फ़कीर को पढ़ रहा हूँ। सूफी है। जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शोभना जी, ऋषिकेश, सुलभ जी, इतने एक रोचक संवाद के लिए जिसमें मुझे बहुत सीखने को मिला। मैंने बहुत सीखा आप दोनों से। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, एक सवाल। जी, सवाल, एक सवाल ले लेते हैं समय। जी, आपको मैं माइक दूँ। मैं शोभना जी को संबोधित कर रहा हूँ। कथक पर आपके रिसर्च के सिलसिले में यदि आपने वो किताब देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो 13वीं शताब्दी की एक किताब है, संस्कृत में है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। तो उसका 6ठा या 7वां अध्याय है नृत्य वर्णना।
यदि आपने अब तक उसको कंसल्ट नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मेरा हाँ और एक मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूँ। कोरियोग्राफी और कोलैबोरेशन और बैले, इन सब पर थोड़ी बात हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस कोलैबोरेशन और कोरियोग्राफी, क्रिएटिव डांस, बैले, इन सबको समन्वित करके भारतीय नृत्य परंपरा में उदय शंकर जी कहीं आते हैं क्या? उस पर संक्षेप में एक टिप्पणी आ जाए। जहाँ तक उदय शंकर जी का सवाल है, उन्होंने हमारे जितने भी डांस विधाएं हैं उनको लेकर के पहले तो वो उन्होंने एक उसका निचोड़ लिया, और फिर कोरियोग्राफी का क्या मतलब है, आप स्पेस को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सोलो में भी होता है, वो ग्रुप कॉम्पोजिशंस में भी होता है, जिसको जब आप ग्रुप कॉम्पोजिशंस में करेंगे तो आप या तो बैले बोलेंगे या जो भी नाम से बोलेंगे। लेकिन उदय शंकर जी हमारे यहाँ, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, वो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने 1930s में शुरू किया था, और फिर उन्होंने सभी डांस फॉर्म्स को लेकर के, वो एक डांस फॉर्म को लेकर के नहीं किया था, उन्होंने सभी को, और उनकी अपनी एक नई रचना बनी जिसको हम उस समय अलग अलग नाम से, फिर अब तो उदय शंकर स्टाइल ही बोल दिए हैं, लेकिन उस समय कंटेम्प्रेरी डांस स्टाइल कहलाता था, फिर मॉडर्न स्टाइल जो भी जिस तरह से उसको संबोधित करना चाह रहा था, और लेकिन अब तो उदय शंकर स्टाइल ही बन गया है। और उसी तरह से हमारे वो मर गए वो पारसी डांसर थे, पारसी डांसर थे, वो जमशेदपुर में पले बढ़े और बॉम्बे पारसी थे। मैं 5-6 साल पहले उनका डेथ हो गया। हाँ, वो दादी नहीं, देबूज, तो उस देबू जी जो है, उस्ताद देबू, वो आस्ताद देबू उनका अपना स्टाइल बन गया, क्योंकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग थी कथक में, लेकिन उन्होंने और भी स्टाइल्स को लेकर के जो अपनाया, वो एक अनोखा एक अपना स्टाइल बन गया, तो वो उनका वो आस्ताद देबू स्टाइल बन गया। तो इसी तरह से दक्षा सेठ ने, उनकी बेटी ईशा शर्वनी, वो रोप वगैरह पर डांस करती, तो वो स्टाइल लेकर के वो एक अलग स्टाइल बन गया। तो वो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल्स हैं, एक्सेलेंट स्टाइल्स है, कंटेम्प्रेरी हैं, और आई थिंक हम लोग को वेलकम करना चाहिए कि इस बगीचे में इतने डिफरेंट कलर के ग्राफ्टिंग के साथ फूल निकल रहे हैं, और अलग अलग के खुशबू के साथ बहुत ही खूबसूरत है। बहुत धन्यवाद शोभना मैम, ऋषिकेश सुलभ जी, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय इस नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में आकर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जो हमारे दर्शक हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ देम, जो हमारी आज की सेशन की मॉडरेटर हैं, वो खुद भी बहुत बड़ी साहित्यकर्मी हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। इनकी कहानियाँ मैंने भी हंस में कई बार पढ़ी हैं, ऋषिकेश सुलभ जी का तो पढ़ता ही रहा। और मैम, जब आप थी ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में, उस समय मैं सर्विस में थोड़े दिनों पहले ही ज्वाइन किया था। मैं भी 98 बैच का इंडियन पीएनटी अकाउंट्स फाइनेंस सर्विस का सदस्य हूँ। तो आपका नृत्य भी बहुत जगहों पे देखने को मिला, आज रूबरू आपसे हुए, आपकी बातें सुनी, और हमारे दर्शक लोग भी आपकी बातों से बहुत लाभान्वित हुए।